profession of any kind that you have, you have to do it in a sahaja manner, that you don't too much deliberately plan it and think about it. It will come your way. If you believe that the whole cosmos is trying to help you, the whole cosmos will bring forth everything before you, and it will work out. You don't have to do much effort to think about it. What should I choose? Whether I should take this or whether I should take that. Only thing what you have to do is to just to see for yourself that you are watching and seeing an opportunity coming to you, and allow the opportunity to appear before you. It does. Don't have to deliberately bother your head what to take here, what to do. That you need not do. It will just be there. You'll be amazed how it works. अब मेन आते हैं कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होती है तो कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जब हम लोग पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो कुछ चीज़ें श्री माता जी ने बहुत पुराने टेक्स्ट में लिखी हुई है कि उसको हमको कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले पढ़ाई के लिए बैठने के पूर्व हमें श्री माता जी से ज़रूर कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहा कि कनेक्शन है, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। सहयोग में है कि हमें श्री माता जी को बोलना पड़ेगा कि श्री माता ये चीज़ हमें दीजिए, तभी हमें मिलेगी। तो वैसे ही कि हमें देखना चाहिए कि पढ़ाई जब भी हम लोग करने बैठते हैं तो श्री माता जी को ये प्रार्थना हमें करनी कि श्री माता जी, मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ वो आपकी प्रेम प्रेरणा से, आपके सरस्वती रूप से हमारे स्मृति में रहने दीजिए। क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन में मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत बार क्या होता है पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, लिखने का टाइम आता है, वो कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हम लोग। ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हम लोगों ने ज़िंदगी में फेस ज़रूर की है। क्योंकि लेकिन एज अ सहयोगी अगर हम लोग हैं और हम लोग डेली मेडिटेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना जो श्री माता ने बताई हुई है कि श्री माता जी, मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ आपकी प्रेम प्रेरणा से, आपके सरस्वती रूप में मेरी स्मृति में रहने दी। तो ये प्रार्थना यदि हम लोग करते हैं तो ज़रूर हम लोग की जो भी पढ़ाई है श्री माता जी बराबर हमारे मेमोरी में वो स्टोर करेगी और उसके साथ वो रिप्रोड्यूस भी करेगी, ये निश्चित है। दूसरा है कि एग्ज़ाम्स में जाने के पूर्व हमें भी कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि मान के चलिए कि अब ये एग्ज़ाम्स है और आप जब निकलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो उस वक्त क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री माता जी, मैंने जो भी पढ़ाई की है वह आप सब जानती है, और वैसे ही इस पेन से बहने वाली जो स्याही है वो भी आप ही हो और यह परीक्षा देने वाली भी आप ही हो। मतलब आप देखिए कि कितना डेडिकेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि जिस पेन से हम लोग पेपर लिख रहे हैं उसकी स्याही भी अगर श्री माता जी है तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोगों ने सिर्फ अपना काम किया है, बाकी आगे करने वाली श्री माता जी। लेकिन यही है कि ये प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी पहले श्री माता जी को कि श्री माता जी, ये जो पेन से बहने वाली स्याही है वो आप ही हो और परीक्षा देने वाली भी आप ही हो। अगर इस समर्पण भाव से हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आप हमेशा पेपर देते और इस तरीके से देंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ अलग एक बिल्कुल फील होना ही है। दूसरा कि कुछ पॉइंट्स हमें ज़रूर याद रखना है कि जब भी हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो एज ए सहयोगी, एज ए युवा शक्ति, ऐसा नहीं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी कम पढ़ाई करेंगे तो भी चलेगा, ध्यान कर लिया तो पास हो जाएंगे, ऐसे कुछ ख्याल मन में नहीं आने हमें। क्योंकि पढ़ाई के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा पर्याय नहीं है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी ही होगी। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा जो है कि हमारा जो अटेंशन है वो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि कोई भी चीज़ अगर आप बेमन से करते हैं ना वो चीज़ शायद कभी फलित नहीं होती। अगर घर में भी आपको कोई काम दिया जाता है और आपकी इच्छा नहीं होती करने में तो हम लोग कैसे वैसे कर लेते हैं, घर वालों ने बोला तो कर लेते हैं बहुत बार। तो लेकिन अगर वो पूरे मन से, पूरी इच्छा से, विल पावर से, चित्त से करते हैं तो वो काम करने भी मज़ा आता है और वो काम अच्छे से भी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले यदि आप पढ़ाई भी करते हैं तो चित्त को स्थिर करना चाहिए और उसके लिए बहुत ट्रीटमेंट श्री माता ने बताया, वो आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको प्रसन्न चित्त रहना है, उसी से हमको हमारी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। दूसरा है कि कॉलेज है या स्कूल है उसको छुट्टी मार के अगर हम लोग देख लेंगे कि अरे हाँ बस बंक कर लेंगे क्लासेस हो जाएगा, वैसा नहीं, वो हमें नियमित तौर पे वो हमको ज़रूर अटेंड करना ही है।
और केवल सहयोग ध्यान करने से हम सफल हो सकते हैं, ये कल्पना सबसे सरासर गलत है कि हम कहेंगे कि सहयोग ध्यान से अगर हम लोग 99% पा लेंगे और हम लोग पढ़ाई कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये सबसे गलत हमारी थिंकिंग है। पढ़ाई तो हमको इक्वली करनी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि हम सहयोगी में बाकियों में कि हमको मेहनत थोड़ी सी एफर्ट्स कम लेने पड़ते, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा अटेंशन इम्प्रोवाइज होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि 6 घंटे की पढ़ाई आपकी 3 घंटे में हो जाए, तो ये फ़र्क हम में होता है। लेकिन पहले हमको चित्त को, अटेंशन को सुधारना पड़ेगा, तब इसके रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर हमारे साथ हो सकती है। देन एग्जाम्स को जाते वक्त श्री माता जी कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर आपके पास वाइब्रेटेड नींबू रख सकते हैं। अगर आपको इजीली अगर पॉसिबल है तो आपके पॉकेट में आप ये रख सकते हैं वाइब्रेटेड नींबू। पेपर लिखते वक्त बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखना है, कोई भी घाई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। पूरे एक चित्त से हमको वो पेपर सबसे पहले आपके हाथ में आता है तो उसको आप शांति रूप से पूरा पढ़िए और उसके बाद शांत रूप से आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स के वक्त हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमें पता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कम से कम एग्ज़ाम पीरियड के वक्त मत खाइए, है ना। दूसरा कि ठंडा पानी, जनरली समर सीजन होता है तो ठंडा पीने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो थोड़ा सा कुछ दिन हम लोग ठंडा पीना अवॉइड कर सकते हैं, ये ज़रूर करें। उसके बाद बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम के वक्त अगर हमारा कोई चक्र पकड़ा हुआ है तो बहुत टाइम इसको क्लियर करने में पूरा वक्त मतलब उसमें गवा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप बैठिए ध्यान में, एक बार क्लियर करिए, श्री माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए। उसमें पूरा टाइम 2-2, 3-3 घंटा गवा रहे आप लोग और पेपर वहाँ पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट भी हमको युवा शक्ति को पहले आना चाहिए कि कितना टाइम हमें, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान बिल्कुल नहीं, ध्यान नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। फिर ध्यान तो करना है, उसके लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं अपने पास, तो वो तो हमको ज़रूर करना ही है। दूसरा है कि अगर श्री माता जी का, जैसे हम लोग कंपोस्ट बॉक्स लेके जाते हैं, उसमें अगर छोटा सा श्री माता जी का फोटो रख पाते हैं तो उसको ज़रूर रखिए, लेकिन फ़ोटो के पीछे कुछ लिखना वगैरह नहीं है आप लोग को, ठीक है। सिर्फ फ़ोटो रखिए और श्री माता जी के कंपोस्ट बॉक्स में आप अच्छे से रख सकते हैं, जो लैमिनेटेड होता है उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी पेपर का सब्जेक्ट होता है या फिर हमारा रोल नंबर या सीट नंबर होता है, एग्ज़ाम में जाने से पूर्व जब आप घर में बंधन लेने के लिए बैठते हैं तो आपके सब्जेक्ट का नाम और आपका जो भी रोल नंबर होता है वो हाथ पे लिख के आप उसको बंधन एक बार ज़रूर दे दीजिए, है ना, कि ताकि कोई भी नेगेटिविटीज़ हो तो वो आपके पेपर के आड़ ना आए। तो बस एक बार आप अपना लेफ्ट हैंड पे उस आपके सब्जेक्ट का नाम, आपका सीट नंबर या रोल नंबर, उसको एक बार बंधन दे दीजिए। 7 बार चित्त को यहाँ रख के बंधन देना ज़रूरी है और वो बाकी आप चीज़ें श्री माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा है कि एग्ज़ाम के दौरान, मेरे ख्याल से सिर्फ एग्ज़ाम के दौरान ही, लेकिन जब भी एज ए युवा शक्ति हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो ये 3 मंत्र तो हमें रोज़ मेडिटेशन में लेने ही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेने हैं। कौन से 3 मंत्र है? तो सबसे पहले कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये 3 मंत्र बिल्कुल याद कर लीजिए। जब भी आप रोज मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन होने के बाद चित्त को पहले सहस्रार पे स्थिर करिए, फिर इन मंत्रों का पठन करिए कि बुद्धि रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थित और शांति रूपेण संस्थित। क्योंकि जब तक बुद्धि तो सबको दी है श्री माता जी ने, है ना, सबको भगवान सबको बुद्धि दी है, उसका उपयोग किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर है ना। करने वाला अच्छा भी उपयोग करे, जो देश के साइंटिस्ट है वो देश के लिए अच्छा काम करते, जो टेररिस्ट है वो बुरे काम करते हैं। तो अब इस बुद्धि का, सुबुद्धि का उपयोग में कैसे लाना है वो श्री माता जी हमारी सुबुद्धि जब देती है तब उससे पता चलता है। तो इसलिए बुद्धि का होना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हमारे इंटेलेक्ट कहते हैं। दूसरा कि हमारी मेमोराइज, जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमारे मेमोरी में होनी चाहिए, तो इसलिए स्मृति रूपेण है। और शांत चित्त होना चाहिए, इसलिए शांति रूपेण। तो ये जब हम कहेंगे पूरे चित्त से, पूरे अटेंशन को सहस्रार पर रख के, तो डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूर वर्कआउट होगी। उसके बाद है कि आंसर शीट, जब हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो आंसर शीट पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर शीट हाथ में आने के बाद हमको एक बार आंसर शीट को बंधन देना लिखने से पूर्व। लेकिन बंधन ऐसे देंगे क्या सबके सामने?
नहीं देंगे ना ऐसे, तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या करे, भगा देंगे हमको इन्विजिलेटर। तो हमको कैसे बंधन देना है, चित्त को फिर से यहाँ रखिए सहस्रार पे, और चित्त से उस आंसर, मान के चलिए ऐसी आंसर शीट आपकी है, ठीक है, टेबल पे रखिए, चित्त को यहाँ रखिए और चित्त से उस आंसर शीट को पहले बंधन दे दीजिए। अगर पेपर में कोई नेगेटिविटी हो तो वो आपके आड़ ना आए, ठीक है। तो उस आंसर शीट को बंधन दीजिए, फिर आप उस आंसर शीट पे अपना नाम, रोल नंबर जो भी है उस सीक्वेंस में डाल के आपके आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब पेपर हो जाता है, ठीक है, तो पेपर होने के बाद हम लोग होते हैं कि आखिरी के 10 मिनट अगर बच गए हैं तो उसको शांत चित्त से पहले आप उसको चेक करिए कि सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे या नहीं है, कोई सिली मिस्टेक जनरली होते हैं तो वो तो नहीं है। और उसको सबमिट करने के पहले भी एक बार उसको बंधन दे दीजिए चित्त से, सबमिट करने से पूर्व बंधन दीजिए, और जब आप आपके इन्विजिलेटर को, टीचर को सबमिट करते हैं उसको आप सबमिट कर दीजिए। दूसरा, बहुत बार स्टूडेंट्स को ये आदत होती है कि पेपर ख़त्म हो गया, बेल बज गई, हम लोग क्लास के बाहर निकलते हैं और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे इसका क्या आंसर लिखा है, उसका क्या आंसर लिखा है। ऐसा हमें सहयोग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वो इन्विजिलेटर को पेपर देते तो हम लोग एक्चुअली श्री माता के चरणों में समर्पित करते हैं। अब वो श्री माता देखिए कि आपने उसमें क्या लिखा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत चित्त से घर जाइए, दूसरे दिन की पढ़ाई आप शुरू कर लीजिए। नॉन सहयोगी फ्रेंड ज़रूर करेंगे तो आप उनके साथ रहिए, लेकिन आप डिस्कस मत करिए, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं। तीसरा है कि पेपर देने के बाद, हाँ, हमें जब भी हम लोग पेपर सबमिट करते हैं तो पूरे समर्पण भाव से हमको मतलब अर्पण करना है, और ऐसे समझना है कि ये पेपर हमने श्री माता जी के श्री चरणों में अभी रख दिया है, ठीक है। इस भाव से हमें वो पेपर को इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना है। अब परीक्षा के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्री माता जी के सामने रखे हुए वाइब्रेटेड पानी को पीना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए कि समर टाइम है तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है, और ऊपर से जब हम स्वादिष्ठान चक्र का उपयोग करते हैं, है ना, तो उस वक्त कि वो ड्राइनेस हमें फील ना हो, तो उसके लिए हमको वाइब्रेटेड पानी पीना बहुत जरूरी। जैसे घर में हम लोग जो भी पानी पीते हैं ना, तो उससे अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, बॉटल भर के रखिए श्री माता जी के सामने, प्रार्थना करिए उसको, और वाइब्रेट होने के बाद आप वो बस वही पानी दिन भर पीते रहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बैक आज्ञा होती है, हम सबको पता है इस आज्ञा चक्र के पीछे जो हमारी बैक आज्ञा होती है उसके इर्द गिर्द भी हमारा एक स्वादिष्ठान चक्र होता है ना, तो वो क्षीण ना हो जाए, इसलिए हमें वो पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वादिष्ठान चक्र का उपयोग हम लोग करते हैं। वो क्षीण ना होने के लिए हमें उस वाइब्रेटेड पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि वाइब्रेटेड पानी ज़रूर पिए, ताकि चित्त भी आपका स्थिर हो, आपकी बैक आगे शुष्क ना हो जाए, इसलिए वो वाइब्रेटेड पानी का ही सेवन करना है हमें। दूसरा है कि अगर बहुत होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लोग दे रहे हैं तो बहुत घंटे पढ़ाई करनी भी पड़ती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अभी 3-4 घंटे हो गए बहुत पढ़ाई करके, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेने में हम लोग ज़्यादा कर क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, है ना, टीवी देख लेंगे थोड़ा सा, या फिर कुछ बाहर चले जाएंगे, कुछ फूड ऑर्डर कर लेंगे, ऐसा जनरली होता है ना। तो उससे अच्छा हम लोग थोड़ी देर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठे वहाँ पे खिड़की से यहाँ पे आपको हरियाली दिखती है, कम से कम एक पेड़ तो दिखता होगा, तो उसको पहले आप थोड़ी देर शांति रूप से देखिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उस हरियाली को, उस पेड़ को खुली आंखों से कुछ देर देखेंगे तो जिससे कि हमारी बैक आज्ञा भी शांत होती है और वो क्लियर भी होती है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हमारी बैक आज्ञा से आके हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान, क्योंकि लेफ्ट स्वादिष्ठान का स्थान क्या है, निर्मल विद्या, प्योर नॉलेज जिसको कहते हैं। और ये जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं तो उसको भी लेफ्ट स्वादिष्ठान का भी इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने पहले बताया था। लेकिन ये लेफ्ट स्वादिष्ठान कहाँ से वर्कआउट होता है, आपके बैक आज्ञा से। लेकिन ये बैक आज्ञा क्लोज हो गए तो नॉलेज जाएगा कहाँ से, इसलिए उस बैक आज्ञा को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ी सी ग्रीनरी की तरफ जरूर थोड़ी देर देखिए, बाकी आपको जो ब्रेक लेना है फिर आप वो ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जरूर करें। दूसरा कि परीक्षा को जाने से पूर्व हमें घर में भी कम से कम 10 मिनट ध्यान करना आवश्यक है, ठीक है। लगता है कि अरे ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया, अब इसको बस 10 मिनट पढ़ ही लेती हूँ, ये बहुत एक्सपेक्टेड, ऐसे ग्रुप में मैसेज आया, बहुत बार होता है ऐसा, तो वो तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन ध्यान नहीं छूटना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है कि 10 मिनट ध्यान करके ही वो आप ज़रूर जाइए। या फिर ऐसा हो सकता है कि यदि बहुत बार बच्चों के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत कठिन लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हमको शुबीट ज़रूर करनी चाहिए। कि जैसा हम लिख सकते हैं कि मेरे इस विषय के पेपर के आड़ आने वाली सारी बाधाएं, अगर शुबीट नहीं पता है तो आगे भी हम लोग कुछ सेशंस लेंगे कि शुबीट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये शुबीट अगर हम लोग करते हैं तो जिस पेपर में हमको, जिस सब्जेक्ट को हमको बहुत कठिनाइयाँ
महसूस होती है, हमेशा होता है हर एक स्टूडेंट का कि किसको कोई ये सब्जेक्ट कठिन लगता है, किसको दूसरा लगता है, तो उसमें हम लोग इसके लिए ये शुबिट लिख सकते हैं कि इस विषय के पेपर के आड़ आने वाली सारी बाधाएं, और ऐसा करके हम लोग शुबिट कर सकते हैं। परंतु ये सब चीज़ें नियमित तौर से यदि करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि तभी वर्कआउट होगी कि जब 2 टाइम हमारा ध्यान होगा। नहीं तो बस एग्जाम के वक्त ये सारी चीज़ें कर रहे, लेकिन इसके पहले ध्यान वगैरह कभी करते थे कभी नहीं करते, तो ऐसा नहीं होगा। हमको हमारे इसका जोड़ ही है कि रेगुलर मेडिटेशन, ठीक है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि सहयोग में इन सारी चीज़ों का मैंने कहा कि बेस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारा मेडिटेशन और कनेक्शन विद श्री माता जी। उसी प्रकार यदि आपकी पढ़ाई आप पूरी कर चुके, या हो सकता है आप किसी जॉब में ऑलरेडी सेटल्ड हो, सेटअप हो आपका, तो ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ पढ़ाई करने वालों को दिक्कतें आती है, जो लोग जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस है, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो ज़रूर श्री माता जी ने दी हुई शक्ति का उस वक्त हमें उपयोग करना है। जैसे हम लोग पेपर बर्निंग कर सकते हैं, शूबीट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से मात कर सकते हैं। या फिर जब हम कलेक्टिविटी में स्पेसिफिकली आते हैं और हमारा प्रॉब्लम हमारे दूसरे युवा शक्ति के साथ, अच्छे सहयोग के साथ हम लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनका प्रकाशित चित्त भी कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम पे जाता है और वो शायद वो कभी सॉल्व भी हो जाता है। तो इसलिए हम क्यों कहते हैं कि सामूहिकता में आना है, क्योंकि आप ही उस प्रॉब्लम को मतलब फेस भी कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हो, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो ऐसे में जब हम लोग सेंटर पे आते हैं, कलेक्टिविटी में आते हैं, तो श्री माता जी हमारे उस प्रॉब्लम को बराबर जान लेती है, क्योंकि हमारे चित्त में प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, श्री माता जी समझती है और उसको तुरंत वो दूर भी करती है। तो यही है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि बस आप सिर्फ इसका एक पार्ट करेंगे और हम लोग हासिल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद टीचर। हमारे ध्यान, हमारी कलेक्टिविटी और हमारे डेली जो भी एक्टिविटीज़ है सहयोगा की, वो दूसरा है कि श्री माता जी का एक 20 फरवरी 91 का स्पीच है, जिसमें कहते हैं कि उसी प्रकार हमारा चित्त जब शुद्ध होता है, प्योर होता है, तो वही चित्त हमारे एकाग्र होता है, कि फोकस्ड अटेंशन जिसको कहा जाता है। कि बहुत बार होता है घर में अगर कोई काम घर में ठीक से नहीं करते तो घर वाले सबसे पहले डांट लगाते कि चित्त कहाँ है तुम्हारा, ध्यान किधर होता है तुम्हारा काम करने में। ये मेरे ख्याल से सब लोगों ने कभी ना कभी डांट खाई होगी, है ना। तो सबसे पहले उस चित्त को एकाग्र अगर वही होता है कि एकाग्र चित्त वही चीज़ लेता है जो लेना है, जो नहीं लेना है उधर देखता ही नहीं है। श्री माता जी कहते हैं कि अगर आपका अटेंशन फोकस्ड है तो आपके फोकस अटैच में केवल अच्छी ही चीज़ें आएंगी, जो नहीं आने वो कभी आएंगी ही नहीं। मतलब आप अगर देखना भी चाहते हो कुछ बुरा तो आप देख ही नहीं पाओगे, फिर वो आपका सोशल मीडिया हो या और कोई दूसरी चीज़ हो। तो चित्त इतना एक बार स्ट्रांग हो गया ना, तो नेगेटिविटीज चित्त में आ ही नहीं पाएंगी। उसी प्रकार श्री माता के चित्त की गहराई कैसे होता है कि चित्त हमारा जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा चित्त में पहले डेप्थनेस आनी चाहिए, गहराई आनी चाहिए। इसलिए श्री माता जी हमेशा उदाहरण देती है कि जैसे सोचिए कि जैसे कि एक गेहूँ अगर एक कमरे में फैल के रखा हुआ है ना, और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया, और गेहूँ को अगर इस रूम में आपने अगर फैल के रख दिया है तो वो फैला हुआ गेहूँ जो रहेगा वो आपको दिखा कि ऐसे स्कैटर्ड पूरी तरीके से। लेकिन अगर उस गेहूं को इकट्ठा करके उसे एक बड़ा जैसे पहाड़ जैसा अगर आप कर दिया तो उस गेहूं की गहराई बढ़ जाएगी, डेप्थनेस बढ़ जाएगी। उसी तरह जब आपने सारा चित्त को अगर समेट लिया है, अगर आपने जो आपका स्कैटर्ड अटेंशन उसको अगर आपने समेट लिया है, तभी आपके चित्त की डेप्थनेस भी बढ़ती है, ठीक है। कि आप देखिए कि होता है ना, बहुत बार प्लानिंग्स भी बहुत होती है, कल मंडे वाला दिन है, फिर कल ये सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है, तो चित्त फिर से स्कैटर्ड हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर शांत होके पहले देख लेना कि हाँ ये सब करना है, ये तो होना ही है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले अपने चित्त को शांत कर ले, तो फिर से वो चित्त की डेप्थनेस धीरे धीरे बढ़ती है। चित्त की डेप्थनेस बढ़ेगी तो चित्त वर्कआउट जल्दी होगा। जिस चीज़ों पे आप चित्त डालेंगे वो काम आपके जल्दी जल्दी होंगे। तो चित्त आपका कहीं उलझेगा नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है कि हमारा चित्त कहीं हमें उलझाना नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि चित्त की बात करें, मतलब जैसे कहा कि लीवर ही हमारा चित्त है, कि हमारे जो ऑर्गन है लीवर जहाँ पे होता है वहाँ हमारे चित्त का स्थान होता है। तो जैसे लीवर को ठीक करने के लिए श्री माता जी ने बहुत सारे उपाय बताए। सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय जो है कि एक सिंपल से उपाय, ध्यान होने के बाद आपका लेफ्ट हैंड आपके चित्त पर रखिए। चित्त सबको पता है कि राइट स्वादिष्ठान जो चक्र होता है, जो राइट एब्डोमेन जो है राइट साइड में नीचे, वहाँ पे हमारे चित्त का स्थान होता है। ध्यान होने के बाद बस लेफ्ट हैंड को उस पर रखिए और चित्त सहस्त्रार पे रखिए और कुछ देर तक 5 मिनट मेडिटेट करिए। ये सबसे बेस्ट उपाय है कि आपके राइट स्वादिष्ठान को वाइब्रेशंस देना है।
या फिर श्री माता जी के समक्ष आप दीप जलाइए घर पे, श्री माता जी की ओर बायां हाथ करके जिगर को चैतन्य देंगे। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि ध्यान धारणा आपकी अच्छे रूप से नियमित तौर पे नहीं चल रही है तो दिन में कम से कम एक बार लीवर पे आइस पैक लगाना। जैसे कि होता है बहुत बार कि सुबह का ध्यान अच्छा हो जाता है, शाम में बहुत बार ऐसा भी जैसे फुटसुक कर लेते हैं और फुटसुक में ध्यान हो जाता है। तो फुटसुक ध्यान दोनों अलग चीज़ें याद रखनी है। तो फुटसुक के बाद भी हमको ध्यान के लिए बैठना ज़रूरी है। और देखिए बहुत बार हम लोग दिन भर इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, उसके बाद जब ध्यान में आके बैठते हैं तो चित्त इतना हमारा स्टेबल नहीं हो पाता है। मतलब सहज सी बात है कि इतना सारा काम करने के बाद शाम के वक्त थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो उस वक्त ज़रूर एक बार 5 मिनट के लिए आप लोग लीवर को आपके आइस पैक से आप उसको सेकिए 5 मिनट के लिए, जिससे कि आपको फ़र्क पड़ेगा कि हाँ कि हमारा चित्त अब धीरे धीरे लगने लग गया है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ध्यान नहीं हो पा रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं, बैठ रहे लेकिन हिल रहे हैं ध्यान में, बहुत बार कर रहे हैं मेडिटेशन लेकिन पूरे मन से नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बेस्ट है कि चित्त के ऊपर, लीवर के ऊपर आइस पैक रखिए आप लोग, ठीक है, दिन में एक बार 5 मिनट के लिए। इसके बावजूद भी लग रहा है कि फिर भी आइस पैक भी ले रहे हैं, ध्यान भी सब कर रहे हैं, कलेक्टिविटी में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है कि वो लीवर की समस्या आ ही रही है, चित्त हो ही नहीं पा रहा है स्थिर। तो श्री माता जी कहती है अगर आप लोग लीवर डाइट बताया हुआ है श्री माता जी ने, अगर उसको हम लोग 7 या 10 दिनों तक आजमाने के लिए श्री माता ने कहा कि अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से चित्त हमारा अस्थिर हो ही रहा है तो उसके लिए हमें लीवर डाइट बताया हुआ है। बहुत छोटी सी, मैं पूरी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। लीवर डाइट के लिए श्री माता ने कुछ ऐसा आहार सजेस्ट किया है कि लीवर को ठीक करने के लिए हमें जो हमारे डाइट में जो चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जो जैसे कि श्री माता जी कहती है कि चीनी जो होती है वो गन्ने की खानी चाहिए हमें, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में चुकंदर की होती है जिसको बीटरूट कहा जाता है, या फिर हमारे जो डाइट है, हमारा जो आहार है उसमें चने जिसमें होने चाहिए, एप्पल, अंजीर, अंगूर है, काला गुड़ है, गन्ने का रस अभी धूप काल में सबसे बेस्ट है वो, गुलकंद आप खा सकते, खड़ी शक्कर ज़रूर खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा हो, ब्लैक कोकम यूज़ करने के लिए कहा है श्री माता जी ने आपके फूड में, या फिर मूली के पत्तों का रस, जैसे कि मूली के पत्तों को उबाल के उसमें आप लोग मीठा करने के लिए गड़ी शक्कर डालिए और उसको ठंडा करके आप वो दिन भर वो पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपके लीवर को बहुत सूदिंग होता है वो। या फिर श्री माता ने हिमालय कंपनी की लीफ 52 की टैबलेट्स भी बताई हुई है, वो भी हम लोग जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ऐसे, तो वो लोग उसका भी सेवन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि मूंग दाल की खिचड़ी हम लोग फॉर लीवर बहुत अच्छी होती है। आंवले का मुरब्बा, जिसमें हमको पता है कि आंवले में विटामिन सी भी होता है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कि जो हम लोग फॉर लीवर के ले सकते हैं। दही हो गया, छाछ हो गया, लस्सी डे टाइम में लेना है हमको, इस चीज़ को हमको रात में अवॉइड करना है इन चीज़ों को। या फिर बेस्ट होता है कि रसगुल्ला लीवर के लिए बहुत अच्छा है, नारियल पानी है, सौंठ है, शक्कर है, इन चीज़ों का हमारे लीवर के लिए अच्छा। जैसे बहुत बार होता है कि स्टडी टेबल पे हम लोग, अगर आप ऐसे गड़ी शक्कर रख लीजिए, बीच बीच में आप उसको खाइए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं दिन में। या फिर कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्पटेशन होता है, समर टाइम में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा आप गन्ने का रस प्रीफर करिए, कम से कम एग्जाम टाइम में तो भी हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग लीवर के लिए अच्छी है। उसके अलावा लीवर डाइट में हमें कुछ चीज़ों का परहेज़ करने के लिए भी बोला गया है श्री माता जी ने, कि बहुत ज़्यादा अचार या बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना, बिकॉज हम इंडियंस को तो मसाले वाले खाने से हो ही नहीं सकता, बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो जीभ के हमारे जो चोचले होते हैं, तो थोड़ा सा बहुत अधिक मसाले वाला खाना अवॉइड करिए, क्योंकि समर टाइम भी ऊपर से लीवर पे ज़्यादा जोर आता है, पढ़ाई भी हो रही है साथ में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। कॉफ़ी है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध से बने पदार्थ आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अधिक नमक की मात्रा, या फिर जैसे मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक से, सोडा, नॉनवेज लिया जा सकता, लेकिन थोड़े कम मात्रा में हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कि जिससे हमारा लीवर जो है, मतलब इस डाइट को हम लोग कम से कम 7 या 10 दिन आप फॉलो करके देखिए, तो डेफिनेटली आपके लीवर में, आपके चित्त में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक रिजल्ट आएगा आपको कि हाँ, कि ये कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए और सबसे बेस्ट आज श्री माता जी उसमें बाद में लिखती है कि इसलिए ध्यान धारणा लीवर का सर्वोत्तम आहार है, ऐसा बताया गया है। मतलब ये सब तो आप करें, लेकिन 4 बजे का जो ध्यान धारणा है वो सबसे पहले हमें लीवर को
एकदम शांत कर देता है। आप सोचिए कि इतना सारा हम लोग करेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक बार 4 बजे उठ के ध्यान कर लीजिए, लीवर वैसे ही शांत हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ट है कि सिंपलेस्ट ऑप्शन चुनना, ये समझदारी है। तो सिंपलेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम लोग 4 बजे उठ के यदि वो ध्यान कर ले तो लीवर अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि सारे काम दिन भर के रूटीन सब लीवर से ही चलते रहते हैं ना। तो उस लीवर के ऊपर जितना बोझा है तो उसको हमें ही कम करना पड़ेगा कि अगर अच्छी लाइफ जीने, बिकॉज वी लिव विथ अवर लीवर ऐसे कहा जाता है। तो वो उसको ठीक करना है। लीवर ठीक करेगा होगा तो अपने आप चित्त ठीक होगा, चित्त ठीक होगा तो कैसे, सारी शक्ति सारी कनेक्टिविटी वहीं से है। तो देखिए अल्टीमेटली वो कैसा कनेक्शन हो रहा है।